हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना अपडेट की। छत्तीसगढ़ में आज 579 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं आज 860 लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई। एक्टिव केस की संख्या की अगर बात करें तो ये 7,909 पर इस वक्त है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 3.38% इस वक्त। तो छत्तीसगढ़ के कोरोना के आंकड़ों से आपको अपडेट कर रहे हैं। 579 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि बीते 24 घंटे के अंदर प्रदेश में की गई है। वहीं आज 860 लोग पूरी तरह से स्वस्थ भी हुए हैं और कोरोना को हराकर अपने घरों को वापस लौटे हैं। हालांकि बीते 24 घंटे में 5 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु भी दर्ज प्रदेश में की गई। उत्तर प्रदेश में सियासी दंगल लगातार जारी है। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को हो चुका है, तो वहीं 14 फरवरी को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। ये चरण बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि जाट और मुस्लिम फैक्टर इस चरण में सबसे ज्यादा है। वहीं दूसरे चरण की 55 सीटों पर 77 मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जयंत चौधरी के साथ आने से अखिलेश यादव की ताकत बढ़ी है, तो वहीं मुस्लिम वोटर सपा के साथ जा सकता है। लेकिन ओवैसी सियासी समीकरण को थोड़ा बिगाड़ जरूर सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। 14 फरवरी को यूपी के दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। ये चरण बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। पश्चिम यूपी में जाट और मुस्लिम समीकरण से पार पाना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। पहला चरण जाट बाहुल्य था, लेकिन इस बार मुस्लिम वोटर सामने होंगे। जयंत चौधरी के आने से अखिलेश के लिए जाट वोटरों को साधना बेहद आसान रहा, तो वहीं मुस्लिम वोटर अखिलेश के खेमे में जाते दिख रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के चलते इस वोट बैंक में सेंध लग सकती है। आइए अब आपको समझाते हैं दूसरे चरण का सियासी समीकरण आखिर क्या है। 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होगी। सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल में वोटिंग है। मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर में भी वोटिंग होनी है। 55 सीटों पर 77 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा ने प्रत्याशी उतारे हैं मैदान में। कांग्रेस ने 21 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दाव लगाया है, तो वहीं सपा और रालोद गठबंधन के 18 मुस्लिम प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं। ओवैसी ने भी 15 मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। दूसरे चरण में कुल 586 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुस्लिम वोटर बीजेपी के पक्ष में जाएगा, इसकी संभावना कम ही दिखाई दे रही है। हालांकि सहारनपुर की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश करते नजर आए। उन्होंने कहा कि कुछ ठेकेदार मुस्लिम बहन बेटियों का हक और उनकी आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम यूपी और रुहेलखंड की 55 सीटों में से 38 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 15 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। खास बात ये रही कि 15 में से सपा के 10 मुस्लिम कैंडिडेट जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इस बार का सियासी समीकरण क्या होगा, इसकी तस्वीर 10 मार्च को साफ हो ही जाएगी। विजय दीक्षित और रामकृष्ण शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24, लखनऊ। यूपी विधानसभा के दूसरे चरण का चुनाव 14 फरवरी यानी कि कल होना है, और ऐसे में नेता एक दूसरे पर बयानों की बौछार कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कासगंज में चुनावी उन्होंने सभा की, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि पहले चरण की वोटिंग से बीजेपी को रिजल्ट का आभास हो गया है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी में जो जितना बड़ा नेता होता है वो उतना बड़ा झूठ बोलता है। उन्होंने किसानों का जिक्र किया और योगी सरकार पर जमकर वार किया और कहा कि लाइन में लगे किसान को खाद नहीं मिलती। किसान आंदोलन को रोकने के लिए सड़कों पर कील लगाई जाती है। तो वहीं सपा सरकार बनने पर हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर सपा सबसे पहले युवाओं के हाथों को काम देने का काम करेगी। खाली पड़ी 11 लाख नौकरियां भरी जाएंगी। 300 यूनिट बिजली फ्री और किसानों को फ्री में सिंचाई का पानी दिया जाएगा। ये बात मानते हो? जिस चरण में चुनाव हुआ है उस चरण के लोगों ने और खासकर किसान और नौजवानों ने
और जिस तरीके से व्यापारियों ने साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। जैसे ही पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा बदल गई है। यूपी में दूसरे चरण के चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। एटा में योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा की, वहीं इस दौरान उन्होंने सपा पर जमकर हमला बोला। जलेसर में सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा की सरकार में गुंडों और माफियाओं का बोलबाला था, बीजेपी सरकार में गुंडों और माफियाओं पर बुलडोजर चला है। वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस सब एक जैसे ही हैं। वहीं योगी ने कहा कि एटा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, सड़कें चमकती नजर आ रही हैं। जलेसर के एमजीएम इंटर कॉलेज मैदान की सभा में योगी ने बीजेपी प्रत्याशी संजीव दिवाकर के समर्थन में वोट की भी अपील की। उन्होंने कहा कि 5 साल में किसानों को फ्री पानी दिया जाएगा, खारे पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा, वहीं हर घर में नल पहुंचाया जाएगा, साथ ही हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का वादा भी उन्होंने किया। सत्ता के द्वारा प्रायोजित अपराधियों, पेशेवर माफियाओं की गुंडागर्दी और अराजकता का अड्डा था। आपने 2017 के बाद एटा जनपद के उन कुख्यात माफियाओं के ऊपर सरकार का बुलडोजर चलते हुए देखा होगा और उनकी संपत्ति को जब्त होते हुए भी देखा होगा। इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी के भाई बहन में आपसी विवाद वाले बयान पर पलटवार किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं अपने भाई के लिए जान भी दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान देगा, तो विवाद कैसा? योगी जी के मन में विवाद है, वो शायद उस मनमराव की बात करते हैं जो उनके मोदी जी और अमित शाह के बीच है। प्रियंका पंजाब की कोटकपुरा में चुनावी रैली के लिए पहुंची थी। आपको बता दें कि सीएम योगी ने एक ट्वीट में लिखा था कि भाई बहन में आपसी विवाद और वर्चस्व के कारण कांग्रेस डूब जाएगी। इसके अलावा उत्तराखंड के टिहरी में भी सीएम योगी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा था कि कांग्रेस तो पूरे देश के अंदर डूब रही है, थोड़ा बहुत वजूद जहां था वहां भी पार्टी को डुबाने के लिए दोनों भाई बहन काफी हैं, किसी तीसरे की उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी और ऐसे में डूबते जहाज में आखिर कौन बैठना चाहेगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के बाराबंकी में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवाद की बात करने वाले लोग खोटे सिक्के हो गए हैं और खोटे सिक्के बाजार में कभी नहीं चलते। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जो लोग समाजवादी होने का दावा करते हैं उन्हें समाजवाद छूकर भी नहीं गया है। सिर्फ नाम रखने से कोई समाजवादी नहीं बन जाता। एक सच्चा समाजवादी वो होता है जो गरीब के भय और भूख का समाधान करता है, जो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलता है। उन्होंने ये भी कहा कि बाराबंकी जनपद एक समय समाजवादियों का गढ़ था और पूरे देश में कांग्रेस राज के दौरान यहां की जनता राम सेवक यादव और राम मनोहर लोहिया जैसे दिग्गज समाजवादियों के साथ खड़ी थी। लेकिन बदलते समय के बाद नकली समाजवादियों का आना हुआ और यहां की जनता का मोह भंग हो गया। जो लोग उत्तर प्रदेश में समाजवादी होने का दावा करते हैं, मेरे बहनों भाइयों, उन्हें समाजवाद छू कर भी नहीं गया है। ये समाजवाद की बात करने वाले समाजवादी आज खोटे सिक्के हो गए हैं और आप जानते हैं खोटे सिक्के कभी बाजार में नहीं चला करते बहनों भाइयों। तब यहाँ की समाजवादी पार्टी भी अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं चलने वाली। यूपी के सियासी दंगल में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल स्टार प्रचारक की भूमिका में हैं। सीएम भूपेश यूपी में लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री झांसी में कांग्रेस प्रत्याशियों के सपोर्ट में चुनाव प्रचार करेंगे, जिसके लिए सीएम भूपेश बघेल आज दतिया पहुंचे। वहीं इस दौरान एयरपोर्ट पर सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह और कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक दांगी समेत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सीएम का स्वागत किया। सीएम भूपेश दतिया से सीधे झांसी के लिए रवाना हुए हैं। वहीं सीएम रात्रि विश्राम झांसी में करेंगे और फिर कल बुंदेलखंड के कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे, जिसके बाद दतिया लौटकर मां पीताम्बरा के दर्शन करेंगे। रुक करेंगे बिग न्यूज का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड के 9 जिलों के 55 सीटों के लिए कल मतदान होंगे और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
उत्तराखंड में कल सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होंगे। वहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए सभी 11,697 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड में मतदान केंद्रों पर सभी तैयारियां हो चुकी हैं। गोवा में कल यानी कि 14 फरवरी को चुनाव के लिए वोटिंग की जाएगी, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं गोवा के सभी 1,722 मतदान केंद्रों पर पूरी तैयारियां हो गई हैं। इस बार 40 विधानसभा क्षेत्रों में 105 मतदान केंद्र महिलाओं के द्वारा संचालित किए जाएंगे। वहीं 8 मतदान केंद्र दिव्यांग अधिकारियों के द्वारा संचालित होंगे। 2 दिन तक चले IPL 2022 का मेगा ऑक्शन अब खत्म हो चुका है। 2 दिनों में 203 खिलाड़ियों की नीलामी हुई। ऑक्शन के दूसरे दिन इंग्लैंड के स्पिन ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन को पंजाब किंग्स ने 11 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीद लिया। इसके पहले दिल्ली कैपिटल्स ने मनदीप सिंह को 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा। वहीं इंग्लिश विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मलान को नीलामी में कोई भी खरीदार नहीं मिला। मध्य प्रदेश के फास्ट बॉलर आवेश खान को लखनऊ की टीम ने 10 करोड़ रुपए में खरीदा है। वो IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड यानी एक भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके पहले आवेश RCB और दिल्ली के लिए खेल चुके हैं। उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि वो उस मकाम को हासिल करेंगे। और अब खबरें विस्तार से। बलौदा सड़क मार्ग निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का मुआवजा प्रकरण 44 वर्षों से लंबित है और इसे लेकर रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। ननकीराम कंवर ने मुख्यमंत्री को एक खत भेजकर ये बताया कि कोरबा जिले के उर्गा पंतौरा बलौदा सड़क मार्ग निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग ने साल 1977-78 में भूमि अधिग्रहण किया था। अधिग्रहण में प्रस्तावित मुआवजा प्रकरणों का निराकरण 44 साल से लंबित चल रहा है। विधायक ने CM भूपेश बघेल से उम्मीद जताई है कि नए और पुराने भू अधिग्रहण का मुआवजा विधानसभा सत्र से पहले किसानों को दिया जाए। ऐसा नहीं करने पर वो विधानसभा में बापू की प्रतिमा के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। 77-78 में मैं पहली बार जीता था, है ना। उस समय का केस इतने दिन तक के जिसको पैसा नहीं मिलेगा उसकी जमीन चला जाए, किसान की क्या दुर्दशा हो सकता है आप समझ सकते हैं। तो मैंने भूख हड़ताल, वो भी अनिश्चितकालीन। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के आयुष औषधालयों में पदस्थ सफाई कर्मियों से दवाइयां बंटवाई जा रही हैं। इनमें वार्ड बॉय और नर्स का भी काम लिया जा रहा है, जबकि इनकी नियुक्ति अंशकालिक कर्मचारी के रूप में हुई है। वहीं नियुक्ति आदेश के मुताबिक इन्हें केवल 4 घंटे ही काम करना है, मगर मरीजों की देखरेख और दवा देते इन्हें 8 घंटे से भी ज्यादा काम करना पड़ता है। 1500 सफाई कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। वही मामले में स्वच्छ संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि साल 2013 में जब आंदोलन हुआ तो आदेश पर चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में प्रक्रिया की गई थी, लेकिन आयुर्वेद में अब तक फाइल रोक कर रखी है। इधर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने जल्द ही नियमितीकरण करने की मांग की है। विभाग 4 घंटे करके हमारी शोषण की शिकार बना लिए। आज भी हम लोग सुबह 8 बजे जैसे अपने हॉस्पिटल खोलने के समय में गए, साफ सफाई समस्त काम कर लिए, तो किसी औषधालय में कोई भी कर्मचारी नहीं, उसकी कार्य हमने करना है। हम और कहाँ जाएं सर, हमें काम की और कहीं अवसर ही नहीं मिल पाता। हमने संचालक से इस संबंध में जानकारी दी है, 4 घंटे का आप निर्धारण करिए। श्रम विभाग में गए, श्रम विभाग ने कहा कि चूंकि ये खंड खंड में काम करते हैं इस कारण इसको पूर्णकालिक माना जाए। श्रम विभाग ने भी निर्देशित किया है। उसके बाद भी ये 4 घंटे के नाम से इनका शारीरिक शोषण करके कम वेतन दे रहे हैं। कटनी जिले के स्लीमनाबाद में बरगी नहर परियोजना में शनिवार की शाम बड़ा हादसा हुआ था, जहां पर भूमिगत नहर में TBM मशीन से चल रहे निर्माण के दौरान कंक्रीट का स्लैब टूट जाने से 9 मजदूर यहां दब गए। 20 घंटे से अधिक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 7 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं 2 मजदूर अभी भी दबे हुए हैं, जिनमें से एक मजदूर का वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो फंसा हुआ साफ दिखाई दे रहा है। करीब 35 से 40 फुट नीचे दबे 2 मजदूरों की मौत होने की भी आशंका अब जताई जा रही है। वहीं दोनों मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए SDRF और NDRF की टीम लगातार प्रयासरत है। कटनी कलेक्टर ने बताया कि डॉक्टरों की टीम भी टनल में गई हुई थी और फंसा हुआ मजदूर जो दिखाई दे रहा है वो बेहोशी की हालत में नजर आ रहा है। उन्हें भरोसा है कि दोनों मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। रेस्क्यू मिशन तब तक चलता है जब तक कि अंतिम बॉडी रिकवर ना कर ली जाए, और हम यही आशा करते हैं कि उनको निकाल के तत्काल उनको अर्जेंट मेडिकल केयर दिया जाए और ये प्रयास किया जाए
कि हम उनको बचा सकें। अब लोगों को प्रे करना चाहिए इन बचे हुए 2 लोगों के। इंडियन प्रीमियर लीग में 4 साल बाद छत्तीसगढ़ के प्लेयर को खेलने का मौका मिला। नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद ने शशांक सिंह को 20 लाख रुपए में खरीदा है। वहीं मुंबई में जन्मे और पले बड़े शशांक का परिवार भिलाई का रहने वाला है। शशांक पहले वनडे और T20 टूर्नामेंट मुंबई की तरफ से खेलते थे, तो वहीं दिसंबर 2019 में रणजी ट्रॉफी के दौरान छत्तीसगढ़ की टीम से खेलते हुए उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शुरुआत की थी। रणजी ट्रॉफी में उन्होंने औसत प्रदर्शन किया। वहीं इसके बाद शशांक दिल्ली की टीम का हिस्सा रहे। 2019 में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 30 लाख रुपए में खरीदा था, तो वहीं 2020 में भी राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें रिटेन किया, लेकिन प्लेइंग 11 में खेलने का मौका शशांक को कभी नहीं मिला। इस बार उन्हें पूरी उम्मीद है कि हैदराबाद की टीम उन्हें प्लेइंग 11 में जगह देगी। मैं इसका श्रेय राजेश दवे जी को, विजू शाह जी को, विनय बजाज जी को और देवेंद्र बिंद्रा जी को देना चाहूंगा, जिन्होंने मेरा चयन छत्तीसगढ़ टीम में किया और मुझे मौका दिया सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे टूर्नामेंट खेलने का। अभी फिलहाल मैं गुवाहाटी में हूँ, अपने स्टेट छत्तीसगढ़ के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने आया हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ये छत्तीसगढ़ को रणजी ट्रॉफी का टाइटल जिताऊं ये साल और अच्छा परफॉर्म करूँ। इधर रायगढ़ तहसील कार्यालय के राजस्व कर्मचारियों से विवाद से नाराज सभी जिलों के तहसीलदार, नायब तहसीलदार कल से हड़ताल पर रहेंगे। इसके साथ ही राजस्व अधिकारी, पटवारी, कोटवार, लिपिक कर्मचारी भी हड़ताल पर रहेंगे। बता दें कि रायपुर में राजस्व अधिकारी पहले रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन देकर आरोपी वकीलों की गिरफ्तारी की मांग करेंगे। उसके बाद बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर प्रदर्शन करेंगे। उनकी मांगों में आरोपी वकीलों की गिरफ्तारी, सभी राजस्व न्यायालय में गार्ड और मुहरीर की व्यवस्था और घटना के पुनरावृत्ति न होने की मांग शामिल है। वहीं मामले में तहसीलदार, नायब तहसीलदार का ये कहना है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। और अब खबर भिंड से, जहां के कलेक्टर सतीश कुमार अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान अपना आपा खो बैठे। उन्होंने कार्रवाई के दौरान कहा कि मुझे गोली मार दी। पूरा मामला सदर बाजार इलाके का है, जहां पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी थी। इस दौरान निगम और पुलिस प्रशासन का अमला भी मौजूद था, जहां स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण हटाने को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया, जिस पर कलेक्टर भड़क गए और कहने लगे कि मुझे गोली मार दो। कलेक्टर को गुस्से में देखकर एसपी शैलेंद्र सिंह ने मामले का बीट बचाव करते हुए कलेक्टर को शांत करवाया, तो वहीं पुलिस कर्मियों ने कलेक्टर से जूझने वाले शख्स को मौके से हटाया। जानकारी मिलते ही मौके पर पूर्व सांसद राम लखन सिंह भी पहुंचे और अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद वो धरने पर बैठ गए और प्रशासन पर बिना नोटिस कार्रवाई का आरोप लगाया। पुलिस प्रशासन द्वारा जो और नगर पालिका के साथ मिलकर सदर बाजार में जिन दुकानों द्वारा अतिक्रमण पाथ पर कर रखा था, सड़कों पर कर रहा था, उनका अतिक्रमण हटाया गया है और कार्रवाई की गई। सतना के चित्रकूट में श्रद्धालुओं से भरी एक बस पलट गई। वहीं हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को जानकी कुंड अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक बस गुप्त गोदावरी से चित्रकूट की ओर जा रही थी। इस बीच ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और बस पुलिया से नीचे जा गिरी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने स्थानीय लोगों के मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी यात्रियों को बस से निकाला गया। बस मिश्रा बंधु ट्रैवल्स की बताई जा रही है। तो वहीं इस घटना पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट पर शोक जताया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। पुलिस ने बीते दिनों ट्रैफिक आरक्षक के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों का पैदल जुलूस निकाला। पुलिस बदमाशों का जुलूस निकालकर कोर्ट लेके गई। बदमाशों का जुलूस निकालकर शहर को अपराध मुक्त बनाने का संदेश भी पुलिस ने दिया। वहीं राजनांदगांव शहर सहित जिले में नए पुलिस कप्तान संतोष सिंह लगातार सक्रिय हैं। कानून को हाथ में लेने वालों पर वो जमकर उनकी खैर खबर भी लेते हैं। तो वहीं शनिवार को यातायात आरक्षक पर हमला करने वालों को महज कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लोगों में शांति का पैगाम देने के लिए बदमाशों का जुलूस निकलवाया गया। 109 साल बाद शहीद लागुड़ नगेसिया की अस्थियों का अंतिम संस्कार करने के बाद आज विधि विधान से बलरामपुर में सामूहिक भोज का कार्यक्रम संपन्न किया गया। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज के नेतृत्व में यह आयोजन हुआ, जिसमें दूर दूर से आदिवासी समुदाय के लोग शामिल रहे। बताया जाता है कि साल 1913 में अंग्रेजों ने लागुड़ नगेसिया को मृत्युदंड की सजा दी और उन्हें खौलते तेल में डाल दिया गया था।
जिसके बाद से शहीद की अस्थियों को अंबिकापुर में एक स्कूल में सुरक्षित रखा गया था। तब से शहीद का अंतिम संस्कार करवाने की मांग भी की जा रही थी, जिसे लेकर संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने पहल करते हुए 5 फरवरी 2022 को सामरी में उनका अंतिम संस्कार करवाया। तो वहीं आज सामूहिक भोज का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों ने सामरी में लागू नगेशिया, थेथेर उराव और बिगुर बनिया का स्मारक बनवाने की मांग भी की है। नगेशिया का 10वीं और अंतिम सगा समाज को जो भोज भात करते हैं वो सारा रस्म यहाँ पर निभाया जा रहा है। पूरा समाज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। छत्तीसगढ़ शासन से मांग करेंगे हम लोग इस क्षेत्र के लोग कि यहाँ एक भव्य स्मारक भवन उनका बनना चाहिए और उनको तीनों को, लागुड़ किसान, थेथेर उराव और बिगुर बनिया को, तीनों को उनको क्रांतिकारी का दर्जा दिया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।